जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रमुख रूप से क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना, तो आज हम प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी पार्ट नंबर 2 के बारे में जानेंगे और भी नई चीजों के बारे में आज जानने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। इसके अलावा यदि माँ बाप का सपना दिल में सजा कर बैठे हो ना, तो सीधा जुड़ जाओ। एक बार मैं कह रहा हूँ ना, एक बार जुड़ के देखो, आनंद नहीं आ जाए ना, पढ़ाई को ना इतना इंटरेस्टिंग ना कर दूं ना कि आपका खुद मन होगा कि नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इतना बेहतरीन तरीके से इंटरेस्ट पैदा करने का कार्य करूंगा और बढ़िया जानदार सिंपल तरीके से समझाऊंगा चीजों को, बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आज अपना लेक्चर नंबर 10वां यानी लेक्चर नंबर 10वें को अपन लोग कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, तो हमने प्रमुख रूप से पिछली क्लास में जाना था कक्षा और उपकक्षा के बारे में, यानी किसके बारे में जाना था पिछली क्लास में? अगर हम बात करें कक्षा, उपकक्षा, 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 इसके अलावा आपको बता दें कक्षक, और इसके अलावा आपको बता दें दिशा के बारे में प्रमुख रूप से हमने जाना था। हमने इस बारे में भी चर्चा करी थी कि आखिर इनके जो नाम है वो इंग्लिश में क्या क्या है, आखिर किस प्रकार से एग्जामिनर है जो प्रमुख रूप से पूछता है। अगर आपको बता दें कक्षा के तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उपकक्षा की बात करूँ तो प्रमुख रूप से एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसके अलावा कक्षक की बात करूँ तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और दिशा की बात करूँ तो स्पिन क्वांटम संख्या के नाम से हम जानते हैं। इस चीज को हम बढ़िया तरीके से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो आपको बता दें केमिस्ट्री, इसके अलावा रसायन विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाकर उसको पूरा पढ़ लें, जिससे चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएं। केमिस्ट्री बड़ी सिंपल लगने लगेगी आपको। आप लोगों ने सोचा होगा ना, जब आप लोग इंटर में पढ़ते थे ना तो बड़ी टेक्निकल चीजें लगती थी कि यार केमिस्ट्री बहुत कठिन है और ऐसा है। बेटा कुछ कठिन नहीं है, बस समझाना समझाने का तरीका है और बकाया कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सबको खराब लगी होगी, लेकिन उनने उस तरीके से समझी है कि उनको बहुत अच्छी लगी, और आपने शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं समझी है जिस कारण आपको अच्छी नहीं लगती है। अरे हम समझाएंगे, चिंता नहीं करनी है। तो प्रमुख रूप से अगर बात करें तो कक्षा के बारे में हमने जाना था, कक्षा के बारे में भी जाना था। इसके अलावा आपको बता दें कक्षाएं की जो प्रमुख रूप से जो होती हैं, कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। हम पिछली क्लास में इस बात के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कक्षाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से, यानी नाभिक की बात करें तो इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, के आपको बता दें KLM और N। ठीक है ना, KLMN, ये हमने कक्षाएं पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। यही कक्षाएं होती हैं बेटा। तो हम ना अभी अभी क्या कैसे पढ़ रहे थे, शॉर्ट तरीके से। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसमें लिखे दे रहे KLM और N। ठीक है, इस बात को याद रखें थोड़ा सा आप लोग, लिखे दे रहे हैं KLM और N। ठीक, अगर हम उपकक्षा की बात करेंगे तो उपकक्षा में प्रमुख रूप से हमने क्या पढ़ा था कि ना सर, उपकक्षाओं में हमने पढ़ा था SPDF। ये प्रमुख रूप से SPDF जो होती है कहाँ से आए, तो हमने प्रमुख रूप से इस बारे में जाना, यानी SPDF के बारे में बढ़िया तरीके से हमने जानने का कार्य किया। इसको हमने कोड भी दे रखे थे, हमने आपसे बताया था बेटा याद रखिएगा, S को हम प्रमुख रूप से 0 कोड देंगे और इसके बाद 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3। अच्छा, ये SPDF है क्या? देखो, हमने इस बात को आपको बताएंगे आवर्त सारणी में। हम जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है, वही चीजें होती हैं। यहाँ पर आप शायद एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको आवर्त सारणी दिख रही होगी। ठीक है ना, SPDF इस तरीके से इसमें ब्लॉक मौजूद होते हैं, और इसको हमने कोड दे रखे थे 0 1 2 3, यानी S को हमें केवल 0 रखना है और इसके बाद 1 2 3 यानी 3 तक की गिनती लिख देनी है। बड़ी सिंपल सी बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। फिर इसके बाद अगर हम कक्षक की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम कक्षक की बात करें प्रमुख रूप से, अगर हम प्रमुख रूप से कक्षक की बात करें तो कक्षक में हमने वही जाना था कि भाई बॉक्स बनाने होते हैं, यानी एक्स अगर एस आया तो एस में कितना, एक बॉक्स बनेगा। पी में प्रमुख रूप से कहना सर, पी में प्रमुख रूप से जो बॉक्स बनते हैं वो 3 बनते हैं। इसमें
कहना सर 5 बनते हैं और डी में 7 बनते हैं। इस तरीके से हमने इन कक्षक में किसको बॉक्सों के बारे में पढ़ा था। यानी अगर हम बात करें तो इनके क्रम भी पढ़े थे हमने। अगर हम एक पी कक्षक की बात कर लें ऐसी सिंपल तरीके से, मान लो ये पी कक्षक है तो इसमें हमने बताए थे कि सर 3 बॉक्स होते हैं, आपने बताया था। अब यहाँ पर हमने कहा था कि बीच वाले अंक पर आपको 0 लिख देना है, इसके बाद इसकी तरफ जाएंगे तो +1 होगा और इस तरफ जाएंगे तो -1 होगा। इस चीज को हमने आपको बताया था बार बार, क्योंकि ना अक्सर चीजें कन्फ्यूजन वाली आ जाती हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ना ही याद होती हैं। तो इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें हम कोड लिखते हैं -l से लेकर, यानी एक संख्या हो गई है, उसको लेकर आपको बता दें प्रमुख रूप से हम +l तक जाते हैं। इस चीज़ को हमें आपको बताना था, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा हम आगे की बात करें तो दिशा आप लोगों को पता है कि अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होता है तो वो +1/2 होता है, और अगर नीचे की ओर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो -1/2 की ओर होता है। ये चीज़ों के बारे में हम बढ़िया तरीके से पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को अगर चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, समझ में कम आ रही हैं, पूरा आना चाहिए 100% समझ में। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो बेटा एक बार पिछली क्लासें एक बार देख लो, पूरा समझ में आएगा। बड़े बेहतरीन ढंग से हमने बारीकी से चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हुआ है ना, वो कष्ट उत्पन्न ना हो। आगे हम प्रमुख रूप से बात करेंगे, बहुत सारे हमने नियम भी पढ़ रखे हैं। अगर हम प्रमुख रूप से एक आध ही नियम की बात कर लें तो एक आध नियम बात करें तो एक नियम हो जाता है जिसको बोलते हैं पाउली का नियम। क्या कहना सर, इस नियम को तो बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हाँ बेटा, पाउली का नियम। पाउली के नियम की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो ये क्या कहता है, पाउली का नियम क्या कहता है, ये कौन बताएगा हमें। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों से भैया एक बात बता दें कि चीज़ों को प्रयास करिएगा कि जब आप क्लास ले रहे हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तभी के तभी पूरा का पूरा कैप्चर करने का प्रयास करें। ये मत सोचिएगा कि कल कर देंगे या कल हो जाएगा या सुबह कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। ये अगर आप कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए वो काम हो ही नहीं पाएगा। 90% नहीं हो पाएगा, 10% है कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कल के लिए मत टालिए, आप तुरंत उसको करिए, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आएगा। तो पाउली का नियम कहता है, क्या कहता है, इसको हम पहले भी बता दिया था आपको। पाउली का नियम कहता है कि चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वो कभी भी बराबर नहीं होंगी। हमने कल क्वांटम संख्याओं को निकालना सीखा था। अगर हम एक क्वांटम संख्या का उदाहरण ले लें, यानी कोई भी क्वांटम संख्या का उदाहरण ले लें, अगर हम मान लीजिए कैल्शियम का ले लें, कैल्शियम का एक क्वांटम संख्या निकाले ले रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कौन कौन बताएगा, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर देंगे। तो अगर बात करें 20, और इसमें अगर हम बात करें तो कहना सर इसमें अगर हम पहले तो कहना सर थाली सजाते हैं वही क्रम तरीके से, कहना सर 1s, फिर उसके बाद 2s। अब आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको वो हमने जो सारणी नहीं बनवाई थी आपको वो याद होगी। कहना सर वो भी भूल गए, तो भैया एक बार सारणी भी देख लो, नहीं तो फिर ये चीज़ें होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार सारणी भी देख लो, यहाँ पर हम बनाई दिए दे रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले लिख लो 1 2 3 4 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका लिख लो यहाँ पर S S S S S S S, या एक को छोड़ देना है, फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 7। एस के बाद क्या आता है, कहना सर पी आता है, तो पी लगा दे रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है ना, पी हो गए। फिर एक छोड़ देना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आएगा, कहना सर अब डी आ जाएगा, तो यहाँ पे डी को कैप्चर कर लेना है हमें। जब डी हो जाए ना तो यहाँ के बाद क्या रहेगा, कहना सर एक फिर छोड़ देंगे, नहीं 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 और एफ स्टार्ट होगा यहाँ पे। अब ये चीज़ को बेटा हम फिर भी बता चुके हैं, एक बार और देख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये माध्यम है हमारा कि भैया आप लोगों को समस्या ना हो। इसमें क्या करेंगे, बढ़िया सा गोला बना लेंगे जिससे ये सजा हुआ लगे। भाई किसी भी क्रम में व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा व्यवस्था रखते हैं कि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। हमारे यहाँ पचकुइयों पे ना जब मेला लगता है ना तो वहाँ पे बल्लियाँ लगा दी जाती हैं कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। समझ लीजिए ये वही बल्लियाँ हैं। चलिए ये हो गए। अब क्या है ना सर, क्या करना है भैया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो केवल तीर मारना है बस। ठीक है, ये गया एक तीर, तो ये बन, फिर नंबर 2 पे, फिर 2 3, फिर कहना सर 3 4, फिर कहना सर 3 4 5, फिर कहना सर 4 5 6, फिर कहना सर 4 5 6 और 7। इसके बाद कहना सर 5 6 7, इसके बाद 6 7 और ये 7 तो बचा ही है। याद रखिएगा इनका क्रम इस तरीके से है, ठीक है ना, इनका क्रम इस तरीके से है।
कि हमने तीर भी लगा दी, अब दिक्कत होगी ही नहीं। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हमने बोला था कैल्शियम का, यानी कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम यानी 20 हो जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या ना सर 1s हो गया। फिर इसके बाद क्या ना सर 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद क्या ना सर 3s के बाद पहले इतनी में देख नहीं हो, अभी और देख और बिछा ले रहा है पत्थर 3s, फिर इसके बाद 3p, फिर इसके बाद 4s। लगभग यही में अपन लोग पहुंच जाएंगे। हमने बताया था कि एस में वही हम उतने ही इलेक्ट्रॉन लगेंगे जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। यानी आप दिन भर में अगर आप एक टाइम में 4 रोटी खाते हैं और 6 खा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो एस ना हमेशा 2 ही पूरी खा सकता है, 2 से ऊपर नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उसको 2 ही पूरी कहलाएंगे। अब पी कितना खाता है तो बेटा याद रखो, यहाँ पे हम लिखे दे रहे 2 खाता है एस, पी खाता है 6, ये कितने खाता है कहना सर, ये खाता है प्रमुख रूप से 10, और ये कितना खाता है कहना सर 14 रोटी खाता है, ये 14 पूरी खाता है। तो इसको हमने 2 खिला दिया, 2 इसको खिला दिया, पी को 6 खिला दिया। ठीक, 6 4 10 तो यही हो गए हमारे। फिर 2 इसको खिला दिया हमने, फिर इसको 6 खिला दिया और फिर इसको 2 खिला दिया। यहाँ तक बताओ बेटा सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है कहना सर बढ़िया तरीके से क्लियर है। यानी देखो यहाँ पर 6 और ये 4 10 और 6 4 10 यानी 20 हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो व्यवस्थित क्रम में रख दिए गए। अब ये हमारी बन गया है। अब यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए 9वां इलेक्ट्रॉन बताइए। अब 9वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या बताइए, 9वां इलेक्ट्रॉन बताइए। तो 9वां निकालेंगे हम, देखो 2 2 4 और 6 10, क्या हो जाएगा 10। तो 9वां ना निकाल के 13वां निकाले ले रहे, जिससे थोड़ा सा टफ हो गई चीजें। तो 2 2 4 6 10 10 2 12, 12 के बाद यहीं पर होगी यानी 13वीं संख्या। तो हम लिख लेते हैं वही कहना सर कक्षा, ठीक है, उपकक्षा, इसके अलावा कक्षक और इसके अलावा दिशा। इस तरीके से हमको लिख लेना है चीज़ों को। अब अगर हम बात करेंगे कक्षा की बात करेंगे तो कक्षा कौन सी है बेटा कहना सर तीसरी कक्षा है। और कक्षा की बात करेंगे तो पी, कक्षक की बात करेंगे सर पी में सर 3 डिब्बे बनते हैं तो 3 डिब्बे, और दिशा भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पी को पी नहीं लिखना है क्योंकि पी का एक नंबर होता है। पी के नंबर को क्या लिखा था हमने कहना सर पी के नंबर को आपने 1 दिया था, यानी इसको कोड बोलेंगे। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, इसको कोड है, ये क्या है कोड है बेटा, याद रखिएगा ये कोड बताए हैं। तो ये कोड कितना हो जाएगा 1 रखेंगे। अब आएंगे कक्षक की ओर, तो कक्षक में सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, इसको पकड़ेंगे। तो देखो 6 4 10 10 2 12, 12 के बाद यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में कहना सर 13, यानी 13 स्टार्टिंग में होगा। तो यहीं पे चीज़ें खत्म हो गई। अगर चीज़ें खत्म हो गई तो यहाँ पर एक कोड लिखवाया था हमने 0, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -1, यानी ऊपर की ओर तीर है तो क्या हो जाएगा +1/2, यानी एक हमारी संख्या निकल के आई। क्या निकल आई 3 1 -1 और +1/2। ये बेटा -1 इसकी संख्या निकलेगी और -1/2 ये है क्वांटम संख्या। इसको ही हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो पाउली ने एक बात कही थी, पाउली ने सीधा सीधा कहा था कि सर याद रखिएगा इस बात को कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम 9वां निकाल लें, इसी में 10वां निकालें, 12वां निकालें, 15वां निकालें, कोई भी क्वांटम संख्या 13वीं क्वांटम संख्या से मैच नहीं करेगी। इसी को बेटा हम पाउली का नियम कहते हैं, जो कि हमने बड़े सिंपल तरीके से आपके सामने आपको समझाने का कार्य किया। इसके अलावा आपको पाउली का नियम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे और भी नियमों के बारे में, तो इसको पहले साफ करे ले रहे। हाँ, अगर हम आगे की प्रमुख रूप से चर्चा करें कहना सर पाउली का नियम बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया। ठीक, कहना सर पाउली का नियम तो हो गया। अब हम अगर बात करें आगे की ओर तो अब हम जानेंगे कि नियम के बारे में, और जिसको बोलते हैं आपको बता दें हुंड का नियम। कहना सर हुंड का नियम ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा एग्जाम में आता है। अगर हम आपको इस बात से कहें कि बेटा हम हुंड का नियम पढ़ चुके हैं, आप कहोगे सर हुंड का नियम पढ़ चुके? हाँ भैया हम हुंड का नियम पढ़ चुके हैं। लिखे लेते हैं एक बार और, क्या बोलेंगे इसको हुंड का नियम, हुंड का नियम। हुंड का नियम पता क्या कहते हैं? अभी अपन लोगों ने कक्षक बनाए थे, क्या बनाए थे कक्षक यानी डब्बे बनाए थे ना, पर इसी पर इसका नियम आधारित है। ठीक है, इसी पर इसका आधारित नियम है। हुंड भैया जो आपको बता दें हुंड का नियम क्या कहते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर कर ही भरना पड़ेगा, ये कहता है हुंड का नियम। हमने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पर आपको एक एक करके ही इलेक्ट्रॉनों को भरना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे भरना पड़ेगा? ऐसे मान लो नंबर 1 पे
सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर इसके बाद फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे। नोटेड योर पॉइंट, यानी हुंड का नियम कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जब सब में फेल हो जाए तो फिर बाद में पलट कर फिर वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसको ही बेटा हुंड का नियम कहते हैं। और इस चीज को बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन लोगों ने क्वांटम संख्या में ये नहीं चीजों को तो पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई नियम बन जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हुंड का नियम। इसके बाद हम जानेंगे प्रमुख रूप से हाइजेन का नियम। अब कहना सर ये हाइजेन कौन है, भैया ये भी बढ़िया खतरनाक नियम हो जाता है कभी कभी। हाइजेनबर्ग, क्या हाइजेनबर्ग का नियम। हाइजेनबर्ग का नियम क्या कहता है, हाइजेनबर्ग का नियम, ये भी भैया अलग नियम हो जाता है। कहना सर कैसे, देखो अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। हाइजेन का नियम क्या कहता है, हाइजेन का नियम कहता है, हाइजेन का नियम कहता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत, ये अनिश्चितता के सिद्धांत को बताने का कार्य हाइजेन के नियम के अनुसार होता है। यानी वेग और स्थिति जो बताते हैं वो हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार, यानी अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत प्रमुख रूप से हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। यानी इलेक्ट्रॉन में यानी वेग और स्थिति, इलेक्ट्रॉन की जो प्रमुख रूप से वेग की बात करें चाहे स्थिति की बात करें, दोनों को बढ़िया तरीके से बताने को हाइजेनबर्ग के नियम को कहा जाता है, हाइजेनबर्ग का नियम कहा जाता है। इसका तो एक बड़ा बेहतरीन सा नियम आ जाता है, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली का नियम। कौन सा नियम, कहना सर डी ब्रोगली का नियम। कौन सा नियम, डी डी ब्रोगली का नियम, इसको पढ़ेंगे। ये डी ब्रोगली का नियम क्या है, देखो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें डी ब्रोगली का नियम, डी ब्रोगली ने सिद्ध किया, अभी हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। क्या है, हम लोगों ने अभी जाना था कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। क्या है, कहना सर इलेक्ट्रॉन एक कण है, यही चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन डी ब्रोगली आया और डी ब्रोगली का नियम जो प्रमुख रूप से कहता है वो कहता है इलेक्ट्रॉन एक कण के साथ साथ ना एक तरंग भी है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ क्या है, तरंग भी है। इस चीज को बताया डी ब्रोगली के नियम ने। यानी अगर हम प्रमुख रूप से बात करें इस बारे में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कण तो है ही, इसके अलावा प्रमुख रूप से ये तरंग भी है, ये बताया डी ब्रोगली के नियम ने। किसने बताया, कहना सर ये डी ब्रोगली के नियम ने बताया। और इसी चीज को डिफाइंड किया, यानी दोनों की प्रकृति के बारे में बताने का जो कार्य किया वही डी ब्रोगली का नियम है। अब ना इन चीजों को आप जाएंगे किताब में पढ़ेंगे ना तो फिर पल्ले नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया सर ये क्या है, चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। इसलिए ना आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको समझाया, चाहे वो पाउली का नियम हो। पाउली का नियम क्या कहता है, क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा हुंड का नियम क्रमबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे। इसके अलावा हाइजेनबर्ग के नियम के बाद अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के नियम के द्वारा दिया गया। डी ब्रोगली का नियम, इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कण नहीं बल्कि एक तरंग भी है। इन दोनों की प्रकृति के बारे में बताने का कार्य डी ब्रोगली के नियम के अनुसार हुआ। ये तो हमने चीजें अभी जान ली, इसके बारे में अब जानेंगे बहुत बढ़िया चीजें और भी। अब क्या है ना, कभी कभी मान लीजिए किसी क्वांटम संख्या आ गया, मान लो यूरेनियम 238 के बारे में आ गया, यूरेनियम के बारे में आ गया, या कोई बड़ी संख्या के बारे में आगे जो कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे कि मान लो एक शॉर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का अगर कोई पूछ ले आपसे तो उसको बताने का कार्य करेंगे। कभी कभी ना बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको ना डिफाइन हम 1s 2s 3s इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लो 56 संख्या आ गई, मान लो किसी परमाणु क्रमांक है कोई और उसका परमाणु कोई धातु है और उसका परमाणु क्रमांक 56 है या 55 है या इस तरीके से कोई है, यानी 28 है 29 है 30 है, इस तरीके से है, तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप 1s 2s 3s 3p 6 इस तरीके से करेंगे। तो आपको इसके लिए बढ़िया सा एक हम चीज़ बताई दी दे रहा है, बढ़िया जानदार शानदार तरीके से, जिससे ना कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। क्योंकि क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जिनको विद्यार्थियों की क्लास बहुत बढ़िया लग रही है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसको रफ करे दे रहे, ये चीज़ आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको हम रफ करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की ओर बढ़ें और आगे की ओर की चर्चा करें, इसको थोड़ा सा रफ करे दे रहे हैं बस हम, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको साइड में देखेंगे तो साइड में ना हम आपको बता दें, आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर देख सकते हैं आप
देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने आवर्त सारणी आपको दिख रही है और इस आवर्त सारणी में सभी ब्लॉकों के बारे में दर्शाया गया है। अगर चाहे हम बात करें एस ब्लॉक की, चाहे पी ब्लॉक की, चाहे डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की, जो कि अभी कहीं ना कहीं उपकक्षा के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि जो आखिरी यानी जिनको अक्रिय गैसों के नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर आपने देखा प्रमुख रूप से, तो अक्रिय गैसों की बात करेंगे तो अक्रिय गैस किस तरीके से क्या होंगी, यानी अक्रिय गैसें क्या हैं। यानी अक्रिय गैस का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन ना कर पाए, यानी उथल पुथल ना मचाएं, ठीक है ना। इसी बहुत सारी आपको बता दें प्रमुख रूप से हैं जिनको हम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ अक्रिय गैसें कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह। इस प्रकार की धातुएं कह सकते हैं, अक्रिय धातु कह सकते हैं, अक्रिय गैसें कह सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब दोनों नहीं कह देना है, ठीक है, तो याद रखें इस बात को थोड़ा सा। तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें अधातु, क्या बोलते हैं, प्रमुख रूप से बात करें हाँ हीलियम के बारे में, चाहे हीलियम हो, चाहे नियोन हो, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेडॉन, कोई भी हो, उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहा है जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इस तरीके से आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, ये आखिरी वाला है, आखिरी वाली है बिल्कुल, ठीक है, आखिरी वाली लाइन है, इसको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, है नी अर की एक्स रैन, ही नी अर की एक्स रैन, ही नी अर की एक्स रैन, ही नी अर कर एक्स रैन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इनके हमें परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए। तो पहले का 2, फिर दूसरे का 10, ठीक है, तीसरे का 18, फिर इसके बाद 36, फिर इसके बाद कहना सर 54, फिर इसके बाद 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। एक हम मैजिकल नंबर बता दे रहा है जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक मैजिकल नंबर होता है, एक मैजिकल नंबर कौन सा होता है वो देख लेते हैं आप। मैजिकल नंबर होता है 2 2 8 2 2 8 8 18 18, ठीक है, 2 8 8 18 18 और 32 32, ये मैजिकल नंबर बोलते हैं इसको। कहना सर कैसे, जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, हीलियम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें समा चुके हैं, यानी 2 से स्टार्ट करना है। 2 में भैया पहले क्या जोड़ना है, 8, 2 में क्या जोड़ेंगे, कहना सर 8, तो 8 जोड़ दिया, देखो 2 में 8 जोड़े तो हुआ 10, 10 में फिर क्या जोड़ना है 8, तो हुआ 18, फिर 18 में कितना जोड़ना है, कहना सर 18, तो हो गए 36, और 36 में कितना जोड़ना है, फिर 18, तो हो गया 54, और 54 में कितना जोड़ना है, कहना सर अब 32, तो हो गए आपके 86। इस तरीके से आपको याद कर लेनी है, कोशिश करना है ना कि ये पूरा याद हो जाए आपको, हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनके परमाणु क्रम 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, ये याद होना ही चाहिए आपको। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक संख्या आई, जैसे सोडियम आया, सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम मान लो आया, ये मैजिकल नंबर हम आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लिखे दे रहे 2 8 8 18 18 32 32, यहाँ पे, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक। अच्छा, मान लीजिए हमने सोडियम की बात करी, किसकी, कहना सर सोडियम की बात करी, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं 1s 2s इस तरीके से, लेकिन अब उससे नहीं करना है हमें। अब यहाँ पर देखो 11 है, 11 के जस्ट एक पीछे देखोगे तो उसके पीछे जाएंगे हम, किसके बारे में, देखो Na, तो यहाँ पर ना एक पीछे लिख देंगे। और हाँ, 1 मिनट और, एक चीज़ और रह गई बेटा, एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ क्या रह गई है, अब इनके क्रम भी आएंगे, क्या आएंगे, हीलियम में आएगा कितना, कहना सर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से गिनती पढ़ो, 2 अलग मार्कर से लिखे दे रहा है जिससे दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर गिनती और आएगी 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर एस लगा देना, इसके बाद एस आएगा,
और इसके आगे हमें अब सारणी में देखने को मिल जाएगा। इसके आगे भाई सारणी में यहाँ मिल जाएगा ना हमें। जैसे मान लो 5s आ गया, तो 5s कहाँ पे है, कहना सर 5s के बाद 4d, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो सोडियम की बात करी गई हमसे, तो सोडियम में डायरेक्ट लिख देंगे, इससे एक पीछे आएंगे। क्या आएंगे, इससे एक पीछे आएंगे हमेशा। ये जरूरी नहीं कि ये कि इसी धातु की बात करें, और भी किसी के बारे में भी आए, या किसी भी धातु जिसका भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, उसके एक पीछे आएंगे। तो 11 के पहले क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी Ne आ जाएगा, Ne यानी 10। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। बचा क्या है, इसके आगे क्या आएगा, कहना सर 3s आएगा। क्या आएगा, 3s। और s पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 10 तो इलेक्ट्रॉन यही खा गया भाई, 10 पूरी तो यही खा गया। अब पूरी बची कितनी, क्या ना सर 11 पूरी थी, 10 ये खा गया, तो यानी एक खाएगा। अब s ने एक खा ली, क्योंकि अधिकतम s कितनी खा सकता है, 2 खा सकता है, लेकिन एक खाली काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। यानी ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, 1s 2s, लंबा प्रोसेस वाला आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक आध दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, और भी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अगर हम और भी जानेंगे चीज़ों के बारे में, तो इस तरीके से आपको कई अपने हिसाब से आपको देख लेने हैं और घर से लगा के लाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बना के रखने हैं। चीज़ें बढ़िया लगी, अच्छी लगी, मज़ेदार लगी, जानदार शानदार लगी, आनंद भी आया, है ना। तो भैया उन लोगों को वीडियो पहुंचा देना जिन लोगों को केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्याएं होती हैं। उन लोगों के लिए जानदार शानदार चीज़ है, और आपके लिए हमने बढ़िया तरीके से उस पूरी मेहनत के साथ आपके लिए लाए हैं कि चीज़ें बारीकी से आपको समझ में आ जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, ठीक है ना। वीडियो बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,